अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट को किस तरीके से सेट किया जाए कि हमारा जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो, मतलब कि कहीं से भी डिस्टॉर्शन ना हो आउटपुट वेव में। तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा। और हम कहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करें कि हमारा डिस्टॉर्शन कम से कम हो। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमने लोड लाइन लिया, एक लोड लाइन हमने ये ले लिया है, एक लोड लाइन हमारी ये है, लोड लाइन 1 है, और दूसरी लोड लाइन हमारी ये है, तो ये लोड लाइन 2 है। इस लोड लाइन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो Q1 है। इस लोड लाइन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो Q2 है। अब हम देखेंगे कि ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट ये है और एक ऑपरेटिंग पॉइंट ये है। इन दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट Q1 पे आउटपुट वोल्टेज का क्या वेवफॉर्म निकल के आएगा। तो यहाँ से देखिए, हम जब आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अगर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो VCC से ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, आपका VCC से आपका आउटपुट वोल्टेज ये इतना ज़्यादा हो जा रहा है। तो जो कि पॉसिबल नहीं है कि आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए या VCC से ज़्यादा हो जाए। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमें आउटपुट विदाउट डिस्टॉर्शन नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ होकर के आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका ये पोर्शन जो है वो क्लिप हो जा रहा है, ये पोर्शन आपका क्लिप हो जा रहा है, ये कुछ ऐसा आएगा यहाँ से, सॉरी। तो ये पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन जो है आपका ये ऐसे क्लिप हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी, यहाँ पर भी आपको डिस्टॉर्शन मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम ये, अगर आपका सैचुरेशन रीजन है तो यहाँ पर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को, तो आपका पोर्शन क्लिप हो जा रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म का कुछ पोर्शन क्लिप हो जा रहा है, और यहाँ पर भी आपका आउटपुट वेवफॉर्म का कुछ पोर्शन क्लिप हो जा रहा है। इसलिए हम सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आउटपुट में डिस्टॉर्शन क्रिएट होना। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड में फिक्स करते हैं, मिड में अगर फिक्स करें तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा। एक लोड लाइन हमने ये ली, एक तीसरी लोड लाइन हमने ली, इसको आप लोड लाइन 3 मान सकते हैं। इस पर जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो Q3 है। अगर हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर वेवफॉर्म देखें तो यहाँ पर जो आपका वेवफॉर्म मिल रहा है वो आपको कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिल रहा है, कहीं से भी कोई भी पार्ट आपका क्लिप नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका इस केस और इस केस में हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिड में फिक्स होना चाहिए, मतलब एक्टिव रीजन में फिक्स होना चाहिए। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट में पूरा का पूरा आउटपुट जो आपने इनपुट अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिलता है। आउटपुट को पूरा लेने के लिए या फेथफुल आउटपुट के लिए आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड में फिक्स करना होगा, जिससे आपका किसी भी टाइप का क्लिपिंग ना पॉसिबल हो आउटपुट वोल्टेज में ना। एक बार ऑपरेटिंग पॉइंट अगर फिक्स हो जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट दोबारा चेंज ना हो जाए, दोबारा ऑपरेटिंग पॉइंट मिड पॉइंट से शिफ्ट होकर के कहीं और ना चला जाए। तो ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज क्यों हो सकता है, कलेक्टर करंट में अगर आप वेरिएशन करते हो तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कलेक्टर करंट में वेरिएशन ना हो। कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन है वो 2 कारण से पॉसिबल है। पहला कारण ये है कि अगर हम चेंज कर दें बीटा की वैल्यू में, अगर हम बीटा की वैल्यू में चेंज करें तो कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है IC पे, मतलब जो आपका कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली बीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर बीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, मतलब कि जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है अगर वो बढ़ता है, तो उस केस में आपका कलेक्टर करंट जो है वो भी बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका बीटा होता है, हर ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास 2 ट्रांजिस्टर सेम बीटा की वैल्यू पे आपको मिल जाए। मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है
जो भी ट्रांजिस्टर, उसका बीटा की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती है। मतलब आपके ट्रांजिस्टर का कितनी भी प्रॉपर्टी सेम हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर ही हो, लेकिन उनकी जो बीटा की वैल्यू होगी वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या ट्रांजिस्टर अगर हमें बदलना पड़ता है, ट्रांजिस्टर को कहीं भी चेंज करने की नौबत अगर आ गई, तो इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू में चेंजमेंट हो जाएगा। और जैसे ही बीटा की वैल्यू में चेंजमेंट होगा, आपका कलेक्टर करंट वेरी कर जाएगा। और जब कलेक्टर करंट वेरी करेगा तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो भी वेरी कर जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट या कलेक्टर करंट जो है वो चेंज ना हो, उसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज ना हो। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं तो भी हमारा कलेक्टर करंट चेंज हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। मतलब कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो लीकेज करंट पे डिपेंड करता है, और जो लीकेज करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे, उनकी वजह से आपका जो लीकेज करंट है वो बढ़ता जाएगा। और अगर लीकेज करंट बढ़ रहा है तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का बढ़ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे ही बढ़ेंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा पॉसिबल होगा, तो जो आपका लीकेज करंट है वो बढ़ जाएगा। और जब लीकेज करंट बढ़ जाएगा तो आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका कलेक्टर करंट बढ़ा, आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने बीटा की वैल्यू चेंज की थी तो कलेक्टर करंट वेरी किया, जैसे ही कलेक्टर करंट में चेंजमेंट आया, क्यू जो होगा, क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। और यही इसी को हमें अवॉइड करना है कि हमें कलेक्टर करंट में कोई भी वेरिएशन नहीं लेकर के आना, जिससे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट ना हो, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट ना हो किसी भी तरीके से, हमें ये कोशिश करनी है। ऑपरेटिंग पॉइंट का पता लगाया जा सकता है 3 पैरामीटर से। एक तो हमारा हो गया बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज से। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो डीसी वैल्यूज़ ही हैं, क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो डीसी लोड लाइन की है। इस केस में आपका इनपुट में कोई भी एसी वोल्टेज अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि एसी वोल्टेज को उस टाइम पे हम ज़ीरो रखेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन आपने की है वो विदाउट एसी वोल्टेज है, कि आपने कोई भी एसी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, तब उस टाइम पे आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। मतलब कि जो आप डीसी कैलकुलेशन करोगे या फिर डीसी लोड लाइन ड्रॉ करोगे, उस टाइम पर आपका कोई भी एसी सिग्नल अप्लाइड नहीं होगा इनपुट पर, केवल और केवल डीसी सिग्नल ही अप्लाई करेंगे। उस केस में ही आपका ये हम पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट का।